वेलकम बैक फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। ये जो हमारा वायुमंडल है ये किस तरीके से बना है और क्या क्या इसके लेयर्स हैं। तो आज हम लोग इस एक ग्राफ के माध्यम से आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमारे वायुमंडल को बांटा गया है। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पर मैं नॉर्थ पोल लिखा हूँ। एन पोल मतलब नॉर्थ पोल और यहाँ पर एस मतलब साउथ पोल। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने इस लाइन को ऐसे बनाया, मतलब कि बीच में ओवल है और दोनों तरफ ये झुका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोल पर ये कम है, ये जो डिस्टेंस है पोल पर जाकर के कम है और बीच में 0 डिग्री इक्वेटर पर इसकी डिस्टेंस जो है ज़्यादा है। इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। सपोज कीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी में सपोज कीजिए ये एन पोल यानी कि नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब यहाँ पर जो हमारे ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स को इस तरीके से यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि ये पोल पर इनकी हाइट जो है वह कम है और 0 डिग्री इक्वेटर, अगर ये मान सपोज कीजिए कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है तो ये इक्वेटर पर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और पोल पर ये कम है। इसीलिए हमारे जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वे सारे के सारे पोल से होकर के लॉन्च होते हैं। जितने भी सैटेलाइट हमारे PSLV लेकर के जब जाते हैं स्पेस में तो वो कहाँ से लॉन्च होता है? वो पृथ्वी के जो साउथ पोल है वहाँ से उसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसों का जो लेयर है वो कम है, जो भी गैसें हैं वहाँ लेयर कम है, इसलिए यहाँ से अंतरिक्ष में जाना आसान होता है। लेकिन वही अगर हम इस 0 डिग्री इक्वेटर से या और कहीं से इसको अगर अंतरिक्ष में हम भेजते हैं तो यहाँ पर इनको ज़्यादा लेयर्स का सामना कर, यानी कि बहुत लंबा डिस्टेंस जो है ये जो लेयर्स है हमारे वायुमंडल की, इनको पार करना पड़ता है। इसीलिए ये जो है वह क्या है, ये पोल से होकर के ये जितने भी सैटेलाइट हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। एक बेसिक जानकारी रही। आगे हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है और ये वाला भाग और ये वाला जो भाग है, जो उभरा हुआ भाग है, ये दिख रहा है ये बीच में, यानी कि अगर 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा हम देखें तो इस तरीके से और पोल यहाँ पर इस तरीके से। अब वायुमंडल की संरचना में सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। तो ट्रोपोस्फियर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को दर्शाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये अगर देखा जाए तो पोल पर इसकी जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर, यहाँ पर मैंने लिख दिया है हाइट किलोमीटर, यानी कि जो ये हाइट्स इधर हैं ये सब किलोमीटर में है। यहाँ पर 8 किलोमीटर, यानी कि ये जो ध्रुव है यहाँ पर 8 किलोमीटर है, ये ट्रोपोस्फियर का जो लेयर है। और ये जब यहाँ पर ये जो 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा पर जब आता है तो इसका जो है वो हो जाता है 18 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर ध्रुव पर और 18 किलोमीटर 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इस तरीके से है। अब इसके अंदर यानी कि ट्रोपोस्फियर के अंदर ये तमाम चीज़ें जैसे कि आप देख रहे हैं जलवाष्प, धूलकण, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, क्लाउड्स पाए जाते हैं। ये जो हमारा वायुमंडल है ये विकिरण, संवहन, संचालन से क्या होता है, हीट होता है और इसी में सारी एक्टिविटी पाई जाती है। बारिश का होना, साइक्लोन का आना, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ ग्राउंड
ग्राउंड लेवल का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड, यानी कि सतह का औसत तापमान जो है वह कितना है 15 डिग्री है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वो टेम्परेचर माइनस होगा। किसमें? तो ट्रोपोस्फियर में। कितना माइनस होगा? तो 165 मीटर 165 मीटर अगर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर माइनस होता है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -80 डिग्री तक टेम्परेचर कम होता है। कहाँ पर? ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में। ये हो गई क्षोभ मंडल की जानकारी। अब क्षोभ मंडल के बाद एक लेयर आता है, यानी कि जो डिवाइडर है स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में जो डिवाइडर का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज, यानी कि क्षोभ सीमा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये 3 होता है। क्या होता है? ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और मेसोपॉज, यानी कि मध्यमंडल, समताप सीमा, मध्य सीमा, समताप सीमा और क्षोभ सीमा। इसीलिए मैंने इसको अलग अलग कलर से लिखा है। यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि ट्रोपोपॉज जो है वो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ये डिवाइडर का काम करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने रेड कलर से इसकी बाउंड्री को दर्शाया है। अब ये जो है 1.5 किलोमीटर, यानी ये जो पार्ट है, यानी कि ट्रोपोपॉज का जो एरिया है वह कितना है? 1.5 किलोमीटर का ये एरिया है। यहाँ पर एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से एरो बनाया। कहाँ पर? तो इस ट्रोपोपॉज से थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, यानी कि ये जेट स्ट्रीम है। ये जेट स्ट्रीम क्या है? एक गर्म हवा है, ठीक है। जेट स्ट्रीम, यहाँ पर धारा मत समझिएगा आप लोग, ये एक गर्म हवा है जिसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका के बमवर्षक विमान थे वे लोग इस हवा की खोज किए और इसका नाम पड़ गया जेट स्ट्रीम। तो ये एक हवा है जो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। इसका इंडियन मानसून के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए हम कभी एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, दूसरा एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि जितनी भी चीज़ें हमारे वायुमंडल में होती हैं वो सब किस में होती हैं? तो ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में। इसके बाद आता है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आता है स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं समताप, इसमें न तो टेम्परेचर बढ़ता है न तो घटता है। इसी के बीच में है ओजोन मंडल या ओजोन लेयर, जो कि अल्ट्रावायलेट रे से हमारी रक्षा करती है। अब ये इसका जो है ये 20 से लेकर के और 35 यानी कि लगभग मान के चलिए कि ये आपका जो ये लेयर है यानी ओजोन जो है वह कितना हो गया? 15, यानी कि 15 लगभग किलोमीटर तक इसकी मोटाई है और ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। आप लोगों को पता है कि इतनी बृहद पैमाने पर हम लोग जो है कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं और इस लिए ये लेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है। या क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जो हम लोग रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वगैरह में यूज करते हैं वो गैसेस इस लेयर को क्या कर रही है? डिस्टर्ब कर रही है, जिससे हमारा वायुमंडल जो है दूषित हो रहा है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फियर। अब इस स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में है स्ट्रेटोपॉज यानी कि समताप सीमा। ये समताप सीमा लगभग 5 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो मोटाई है वह कितनी है? लगभग 5 किलोमीटर। अब ध्यान रखिए एक चीज कि यहां पर टेम्परेचर माइनस हो रहा है, फिर टेम्परेचर स्थिर रह रहा है, ठीक है। यहां से थोड़ा सा ऊपर जाने पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर टेम्परेचर माइनस होने लगता है। कहां पर? तो मेसोस्फियर में। अब मेसोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर यानी कि मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में है समताप सीमा, जिसकी मोटाई जो है वह 5 किलोमीटर है। ये जो है वो यहाँ से यानी कि लैंड से ये डिस्टेंस दिखाया जा रहा है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेसोस्फीयर में जाने के बाद फिर टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में जाने लगता है। यानी कि मेसोस्फीयर में लगभग हम लोग 80 से 100 किलोमीटर की हाइट पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर -85 से लेकर के और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक माइनस हो जाता है। इसके बाद मेसोस्फीयर के बाद आता है आपका आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल। अब ये जो मंडल है इसके बीच में यानी कि आयनोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में है मेसोपॉज यानी कि मध्य मंडल। अब इस मंडल में यानी कि आयनोस्फीयर में इसकी जो हाइट कह रहा है कि ये हाइट है 80 किलोमीटर से लेकर के और 500 किलोमीटर तक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, मेसोस्फीयर की जो मोटाई है वह लगभग मान के चलिए 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ठीक है। जो ये दो का डिवाइडर है यानी कि बढ़ता है, किसको बढ़ता है, मेसोस्फीयर को और आयनोस्फीयर को। ये आयन मंडल को, मध्य मंडल को जो डिवाइड कर रहा है यानी मेसोपॉज, इसकी जो लेंथ है यानी इसकी जो मोटाई है वह कितनी है, तो लगभग मान के चलिए 10 किलोमीटर। अब इसके बाद इस आयनोस्फीयर में यानी कि आयन मंडल में यहाँ पर उत्तरी ध्रुव ज्योति दिखाई पड़ती है। वो नॉर्थ पोल में एक चमकीला ऐसा लाइट दिखाई पड़ता है और इधर साउथ पोल में भी वो चीज़ दिखाई पड़ता है। उसी को कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव ज्योति, एरोरा बोरलाइस। और यहीं पर जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, यानी कि इसका परावर्तन होता है। जो भी सैटेलाइट वगैरह से जो भी ये होता है यहाँ से होता है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग मान के चलिए कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद तापमान में वृद्धि होती है। फिर इसके बाद आता है 2000 किलोमीटर के ऊपर आता है मैग्नेटोस्फीयर यानी कि चुंबकीय मंडल। उसके बाद आता है यहाँ पर उसके नीचे आता है एक्सोनोस्फीयर यानी कि बाह्यमंडल। यहाँ से ये बाह्यमंडल 500 किलोमीटर के बाद से ये बाह्यमंडल हो गया। ये जाएगा आपका लगभग 2000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर से 80,000 किलोमीटर के बाद हो जाएगा बाह्य अंतरिक्ष यानी कि मैग्नेटोस्फीयर यानी कि चुंबकीय मंडल। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए एक चीज, यहाँ पर टेम्परेचर माइनस हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर लगभग मान के चलिए स्थिर रह रहा है। इसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा जो वायुमंडल है इसका एक मोटा मोटी हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ समझा कि किस तरीके से। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो 0 डिग्री इक्वेटर पर जो 80 डिग्री -80 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वह पोल पर जो है -45 डिग्री होता है, यानी पोल पर टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे वह क्या होगा, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर माइनस होता है। इस तरीके से एक बेसिक नॉलेज जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया, नेम ऑफ लेयर्स, ठीक है, हाइट इन किलोमीटर। इस तरीके से आप समझे होंगे और आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल का बटन दबाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।